बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जन्मदिन को मनाने के बारे में ये कहा है, अपने जन्मदिन को मनाने के बारे में ये कहा है कि मेरा जन्मदिन मेरे अनुयायी तथा केंद्र व राज्यों की सरकारें मनाए या ना मनाए, इसकी मुझे कोई खास चिंता नहीं है, लेकिन मुझे खास चिंता इस बात की है कि मेरे अनुयायी मेरे बताए हुए रास्तों पर चल रहे हैं या नहीं। इसके साथ ही भारतीय संविधान में देश व जनहित में और खासकर समाज के कमजोर तबकों के हितों में जो अनेकों नियमों, कानूनों व प्रावधानों की व्यवस्था की गई है, उनके हिसाब से केंद्र व राज्यों की सरकारें बराबर काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, चिंता मुझे इस खास बात की है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का तो अपने जन्मदिन को मनाने के बारे में, खास तौर से जो उनके अनुयायी जन्मदिन मनाते थे केंद्र व राज्यों की सरकारें, तो उन्होंने जन्मदिन मनाने के संबंध में उनका ये कहना था। इसलिए इनकी इन बातों को गंभीरता से लेते हुए मेरा केंद्र की वर्तमान सरकार से और खासकर सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से ये कहना है कि उन्होंने दिनांक 27 नवंबर को लोकसभा में बोलते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 125वीं जयंती को मनाने के बारे में अनेकों अपने सुझाव दिए हैं। उन्होंने बहुत कुछ प्रोग्राम का जिक्र किया है लोकसभा में कि हमें जब बाबा साहब की 125वीं वर्षगांठ है तो हमें ये प्रोग्राम करने चाहिए। बहुत कुछ उन्होंने गिनाए हैं कि हमें उनके आदर सम्मान में ये प्रोग्राम करने चाहिए, सुझाव भी दिए हैं इसको लेकर। इसके साथ ही भारतीय संविधान के निर्माण में बाबा साहब के योगदान के बारे में तथा संविधान के प्रति प्रतिबद्धता को भी लेकर उन्होंने काफी कुछ कहा है, लेकिन इसके साथ साथ इनको इस बात को भी जरूर ध्यान में रखकर चलना चाहिए कि इनकी जयंती के मौके पर हर वर्ष अधिकांश ये सब चर्चा की जाती रही है, जो कुछ उन्होंने 27 नवंबर को लोकसभा में कहा है। इसलिए इनके द्वारा कही गई बातें इनके अनुयायियों के लिए ये कोई नई बातें नहीं है, बल्कि देश के वर्तमान हालातों में इनको सही मायने में ये सब समझाने की जरूरत बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को है, जो संविधान की मंशा के अनुरूप केंद्र व राज्यों की सरकारों को कार्य भी नहीं करने देते हैं। लेकिन फिर भी हमें ये अच्छा लगता है यदि प्रधानमंत्री बाबा साहब की 125वीं जयंती के मौके पर भारतीय संविधान के प्रति अपनी सच्ची प्रतिबद्धता दिखाते हुए उस दिन खासकर समाज के गरीब व कमजोर तबकों के हितों में कुछ ठोस कार्य करने का ऐलान करते हुए ये कहते 27 नवंबर को खासकर समाज के गरीब व कमजोर तबकों के हितों में कुछ ठोस कार्य करने का ऐलान करते हुए कहते कि देश में दलित एवं कमजोर तबकों को प्राइवेट सेक्टर व अन्य जिन भी क्षेत्रों में इन्हें अभी तक भी आरक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है, तो उसे वर्तमान केंद्र की सरकार ने इनकी 125वीं जयंती के मौके पर अब इसे देने का फैसला लिया है। इसका माननीय प्रधानमंत्री जी ऐलान करते तो ज्यादा अच्छा होता। पदोन्नति में आरक्षण का लटका पड़ा हुआ संविधानिक संशोधन विधेयक भी पास करने के बारे में भी इसका ऐलान करते और फिर इनके इस समूचे आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने का भी ऐलान करते 27 नवंबर को। फिर इनके इस समूचे आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने का भी ऐलान करते तो ज्यादा अच्छा होता। इसके साथ ही इनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए कुछ नए और ठोस फैसले लेने का ऐलान करते। इसके साथ ही SC, ST व OBC वर्गों के जो लोग हिंदू धर्म में अपनी उपेक्षा होने की वजह से धर्म परिवर्तन कर गए हैं, अर्थात मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि बन गए हैं, लेकिन वहां भी
उनकी बड़े पैमाने पर उपेक्षा हो रही है। उनकी उपेक्षा को देखकर अब ये लोग भी बरसों से ये धर्म तो परिवर्तन कर लिया, लेकिन वहां पर उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें कोई खास सुधार नहीं आया। तो जो उनकी बरसों से ये मांग चली आ रही है कि जो धर्म परिवर्तन करके चले गए, जो पहले SC ST OBC में थे, तो इनको भी आरक्षण की सुविधा SC ST OBC के लोगों को की तरह मिलनी चाहिए। ऐसे दुखी व उपेक्षित लोगों को संविधान में अच्छा होता कि 27 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे दुखी व उपेक्षित लोगों को संविधान में संशोधन के जरिए आर्थिक आधार पर इन्हें भी आरक्षण देने का ऐलान करते। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की OBC की 17 जातियों ने और देश के अन्य राज्यों से भी OBC की जिन जातियों ने SC ST की सूची में शामिल किए जाने के लिए वर्षों से भारत सरकार के पास अपना प्रतिवेदन भेजा हुआ है, तो इसके लिए संविधान में संशोधन के जरिए SC ST का कोटा बढ़ाने की शर्त के साथ इन्हें इनकी सूची में शामिल किए जाने का ऐलान करते। इनके साथ साथ संविधान में संशोधन के जरिए अपर कास्ट समाज में से गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण दिए जाने का ऐलान करते, तो ये ज्यादा अच्छा होता। लेकिन ऐसा 27 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कुछ भी ऐलान नहीं किया गया। और इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि यदि अगले वर्ष अपने राजनीतिक स्वार्थ में भारतीय संविधान दिवस पर इनमें से कुछ का ये सरकार ऐलान भी कर देती है, तो भी ये सरकार उन्हें आसानी से लागू करने वाली नहीं। यदि हम इनके पिछले इतिहास को उठाकर देखें कार्यशैली के मामले में, तो हमें ये नहीं लगता है कि इसमें ये कुछ करने वाले हैं। अर्थात उन्हें वर्षों तक किसी न किसी कारण जरूर लटका कर रखेंगे। इसलिए बाबा साहब ने खासकर केंद्र व राज्यों की सरकारों द्वारा अपनी जयंती को मनाने को लेकर जो कुछ भी चिंता जाहिर की है, तो उसमें हमें काफी कुछ सच्चाई व दम भी नजर आता है, जो हमें इस समय प्रैक्टिकल में देखने के लिए मिल रहा है। इसके साथ ही बाबा साहब ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उनके जीते जी भारतीय संविधान के तहत खासकर कमजोर तबकों के हितों में बनाए गए नियमों, कानूनों व प्रावधानों का पूरा लाभ इन्हें नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से ही फिर बाबा साहब ने समाज के सभी दुखी, पीड़ित, गरीब व कमजोर तबकों को उनके हितों में ये कहते हुए उन्होंने ये सलाह दी थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये सलाह दी थी इन लोगों को कि मैंने रात दिन मेहनत करके तो भारतीय संविधान में तो आपको जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मैंने कानूनी अधिकार तो दिला दिए हैं, लेकिन अब इसका लाभ आपको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, तो इसके बारे में मुझे शक है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीते जी ही उन्होंने ये महसूस किया कि भारतीय संविधान में जो वीकर सेक्शन के हित में जो कानून बनाए गए थे, तो उनके जीते जी ही उनका लाभ उनको पूरा नहीं मिल पा रहा था। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने फिर दुखी होकर तो अपने लोगों को ये सलाह दी थी कि मैंने कानून तो आप लोगों के हितों में बना दिया है, यदि आप लोग इन कानूनों का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, तो मेरी आप लोगों से ये सलाह है कि आप लोगों को फिर अपनी अलग से राजनीतिक पार्टी बनाकर और सत्ता अपने हाथों में लेकर, पॉलिटिकल पावर की मास्टर की अपने हाथों में लेकर, फिर इन कानूनों को खुद आप लोगों को लागू करना होगा, अपने लोगों को इसको फायदा पहुंचाना होगा। उन्होंने राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी के महत्व के बारे में भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लोगों को ये समझाया कि पॉलिटिकल पावर वो एक मास्टर की है, यदि इस मास्टर की को ये दबे कुचले लोग अपने हाथों में ले लेते हैं, तो फिर इस मास्टर की के माध्यम से जो भारतीय संविधान में मैंने इन वर्गों के लोगों को जो कानूनी अधिकार दिए हैं, इसका पूरा लाभ ये लोग अपने समाज के लोगों को, वीकर सेक्शन के लोगों को पूरा लाभ पहुंचा सकते हैं।
और इसका सही मायने में एहसास हमने उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनाने पर किया है। और सरकार बनने पर, उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनने पर हमने वहां विभिन्न स्तर पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पूरा आदर सम्मान दिया है। और इसके साथ ही उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर हमने वहां सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की सरकार भी चलाई है। अर्थात हमने उत्तर प्रदेश में भारतीय संविधान की मंशा के मुताबिक ही वहां धर्म, जाति व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वहां सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों, व्यापारियों एवं अन्य पेशों में लगे लोगों के हितों के हिसाब से ही आम जनहित की हमने सरकार चलाई है। इसके साथ ही हमने वहां सभी जाति व धर्मों के जान, माल व मजहब की भी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से हिफाजत की है। और इतना ही नहीं, हमने वहां पर विकट परिस्थितियों में भी तो भारतीय संविधान को ध्यान में रखकर हमने वहां पर कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं पैदा होने दिया। और विकट परिस्थिति मैंने इसलिए बोली है कि जब उत्तर प्रदेश में चौथी बार मेरे नेतृत्व में वहां सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश में मेरी हुकूमत के दौरान तो अयोध्या में जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो विवादित मामला है, तो इसको लेकर तो उत्तर प्रदेश की जो हाई कोर्ट है, तो लखनऊ बेंच ने, इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उसकी लखनऊ बेंच ने इस मामले में जब उन्होंने फैसला वो सुनाने वाले थे, इसके ऊपर काफी बहस हुई और जब उन्होंने फैसला रिजर्व कर लिया और जिस तरीके को वो फैसला सुनाने वाले थी, कोर्ट फैसला सुनाने वाली थी, तो फैसला आने से पहले तो पूरे उत्तर प्रदेश को छोड़कर देश के अन्य राज्यों में हालात ऐसे बन गए थे जैसे इमरजेंसी लग गई। उत्तर प्रदेश को छोड़कर देश के अधिकांश राज्यों में स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सब बंद कर दिए गए थे कि कहीं हालात ना खराब हो जाए। लेकिन माननीय सभापति जी, मैं आपको बताना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य था पूरे देश के अंदर कि मैंने उस मौके पर, ये मामला उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ था, लेकिन मैंने उस मौके पर तो कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया और ना कोई कॉलेज बंद होने दिया, ना दफ्तर बंद होने दिए, हालात को काबू में रखा और जो भी फैसला आया तो और हालात को बिगड़ने नहीं दिया। हालांकि उस फैसले के खिलाफ फिर मामला ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया। कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने अपनी हुकूमत में विकट परिस्थितियों में भी वहां पर जो हालात को बिगड़ने नहीं दिया, कानून व्यवस्था को हमने चुस्त व दुरुस्त बनाकर रखा, जिसे वहां सभी विरोधी पार्टियों ने, ये जो अच्छी गवर्नमेंट थी, जिसे वहां सभी विरोधी पार्टियों ने अंदर अंदर आपस में मिलकर वे अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ में इसे फिर आगे कामयाब नहीं होने दिया। और इतना ही नहीं, बल्कि मुझे भी इसका व्यक्तिगत तौर पर काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। और इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब सन 2003 में जब सन 2002 में तीसरी बार, सन 2002 में जब तीसरी बार मैंने नेतृत्व में वहां सरकार बनी थी, बीएसपी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो नहीं मिली थी, बीजेपी के साथ मिलकर ये कोalition गवर्नमेंट बनी थी सन 2002 में। लेकिन जब मैंने, मेरे नेतृत्व में सरकार बनी, लेकिन जब मैंने उत्तर प्रदेश में इस सरकार को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो भारतीय संविधान बनाया उसके मुताबिक वहां सरकार को चलाया, उसकी मंशा, उनकी भारतीय संविधान के मंशा के मुताबिक मैंने सरकार वहां चलाई, तो ये वहां पर जो बीजेपी के जो हमारे सरकार में थी, तो बीजेपी में खास तौर से जो हिंदूवादी मानसिकता के लोग हैं, तो उनको ये सब अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बीजेपी वो अपना एजेंडा वहां पर मेरी सरकार में लागू करना चाहती थी। हिंदूवादी जो उनका एजेंडा था उसको लागू करना चाहती थी, लेकिन मैंने अपनी गवर्नमेंट में
उनको ये कहा कि कोalition गवर्नमेंट है, लेकिन मैं आपका हिंदूवादी एजेंडा अपनी सरकार में लागू नहीं होने दूंगी। और नतीजा क्या हुआ, मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला, मुझे धमकी ये तक भी कहा कि यदि आपने हमारा हिंदूवादी एजेंडा आपने नहीं माना, उसके हिसाब से सरकार नहीं चलाई, तो हम आपसे समर्थन वापस कर लेंगे और दूसरी पार्टी को सत्ता में बैठा देंगे। लेकिन मैंने बोला कि ठीक है, आपको तकलीफ उठानी नहीं पड़ेगी। तो मैंने खुद ही 25 अगस्त सन 2003 को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन मैंने भारतीय संविधान को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया था कि जब तक भी मैं सत्ता में रहूंगी तो भारतीय संविधान की मंशा के अनुरूप में सरकार चलाऊंगी। हिंदूवादी जो उनका एजेंडा था बीजेपी का, उसके हिसाब से मैं सरकार नहीं चलाऊंगी। मैंने इस्तीफा दे दिया और नतीजा क्या हुआ, माननीय सभापति जी, उस समय मैं आपको बताना चाहती हूँ नतीजा क्या हुआ। उस समय केंद्र में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और जब मैंने इस्तीफा दे दिया तो इसका मुझे नुकसान इतना उठाना पड़ा कि ताज प्रकरण मामले में तो सीबीआई का दुरुपयोग करके मुझे फर्जी फंसाया गया। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मुझे फर्जी फंसाया गया। लेकिन दुख इस बात का है कि जब बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो उन्होंने भी इस मामले को लटका कर रखा। लेकिन इस मामले में मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का थैंक्स अदा करती हूँ कि मुझे माननीय सुप्रीम कोर्ट में तो मुझे इस मामले में न्याय मिला। माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में मुझे न्याय मिला। और इतना ही नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की जनता का भी आभार प्रकट करती हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता को ये सब अच्छा नहीं लगा। और जब सन 2007 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव हुए तो उत्तर प्रदेश की जनता ने मुझे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के आधार पर वहां सत्ता में बैठाया। और इतना ही नहीं, जब अब केंद्र में फिर से बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी है और जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने के लिए लगभग मुश्किल से 1-1.25 साल का समय रह गया है उत्तर प्रदेश में, तो उनको लगा कि बीएसपी मजबूत हो रही है, केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने मेरे सत्ता से हटने के बाद 4 साल तक एनआरएचएम मामले में मेरे खिलाफ इनको कोई सबूत नहीं मिले। लेकिन जब चुनाव के लिए समय लगभग 1-1.25 साल का रह गया उत्तर प्रदेश में और उनको लगा कि बीएसपी मजबूत हो रही है, तो फिर केंद्र की सरकार ने फिर दोबारा से वही गलती की कि और जो इन्होंने ताज प्रकरण वाले मामले में की थी, तो फिर एनआरएचएम मामले में तो केंद्र की सरकार ने सीबीआई का दुरुपयोग करके तो मुझे इसमें फर्जी फंसाया जा रहा है। लेकिन मैं केंद्र की सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि इस बार भी आपका वही हाल होने वाला है जो सन 2007 में हुआ था। आप लोगों ने सीबीआई का दुरुपयोग किया और मेरा कसूर केवल इतना ही था क्योंकि मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मूवमेंट के मुताबिक तो मैं गवर्नमेंट चला रही थी जिसको बीजेपी के लोग पसंद नहीं कर रहे थे। तो इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए तो मुझे भी इसका काफी नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन इन सब अड़चनों, हथकंडों व षड्यंत्रों के बावजूद भी मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूवमेंट व उनकी संवैधानिक सोच को पूरे जी जान से आगे बढ़ाती रहूंगी, ऐसा मेरा विरोधियों को चैलेंज है। जबकि भारतीय संविधान की मंशा के मुताबिक सरकार चलाने के मामले में उत्तर प्रदेश में रही बीएसपी की सरकार को छोड़कर केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों की सरकारों की कार्यप्रणाली की अभी तक सच्चाई ये रही है कि इन्होंने भारतीय संविधान की मंशा को खासकर दलितों, पिछड़ों व अन्य कमजोर तबकों के मामले में अभी तक भी 30% भी पूरा नहीं किया। इसलिए बाबा साहब ने संविधान के संबंध में ये ठीक ही कहा था, जिसका एग्जाम्पल सत्ता और विपक्ष की तरफ दोनों तरफ से दिया गया है कि इसलिए बाबा साहब ने संविधान के संबंध में ये ठीक ही कहा था, किसी भी देश का संविधान कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, यदि उसे लागू करने वाले शासनकर्ताओं की नीयत साफ नहीं है तो फिर वह बढ़िया संविधान भी जरूर फेल हो जाएगा, अर्थात कामयाब नहीं हो सकेगा।
और ये सब अब हमें खासकर इन वर्गों के मामले में यह अपने देश में देखने के लिए मिल रहा है। जबकि बाबा साहब ने अपने देश का संविधान हर मामले में काफी बेहतरीन संविधान बनाया है, लेकिन इसे लागू करने वालों की नीयत साफ ना होने की वजह से खासकर यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में अभी तक भी कोई खास सुधार नहीं आया है, बदलाव नहीं आया है। और जिसकी मुख्य वजह ये रही है कि इन तीनों वर्गों के लोग अर्थात दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़े वर्गों के लोग हिंदू धर्म में पहले वर्ण व्यवस्था के मुताबिक चौथे वर्ण में आते थे, जिनको इस व्यवस्था में सभी अधिकारों से वंचित रखा गया था। अर्थात इन्हें ऊपर के 3 उच्च वर्णों के लोगों ने हर मामले में अपना गुलाम व लाचार बनाकर रखा। लेकिन बाबा साहब के अथक प्रयासों के कारण फिर भारतीय संविधान में इस गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था को दरकिनार कर दिया गया। किंतु इस संविधान के लागू होने के बाद केंद्र व राज्यों की अधिकांश सत्ता इन्हीं 3 उच्च वर्णों के मनुवादी सोच रखने वाले लोगों के हाथों में आने की वजह से इन्हें फिर भारतीय संविधान में मिले कानूनी अधिकारों का पूरा लाभ अभी तक भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इनकी इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता आज तक भी पूरे तौर से नहीं बदली है, जिसके कारण इन्हें खासकर सरकारी नौकरियों में आरक्षण का अभी तक भी पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। और इस मामले में विशेषकर दलित वर्ग के लोगों का कांग्रेस पार्टी के राज में तो कभी भी इनका सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया, और यही स्थिति हमें वर्तमान सरकार में भी देखने के लिए मिल रही है। और इतना ही नहीं बल्कि इन वर्गों के लोगों को पदोन्नति में आरक्षण जो बरसों से मिल रहा था, तो वह भी केंद्र की पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार में निष्प्रभावी बना दिया गया। और कैसे निष्प्रभावी बना दिया गया? क्योंकि इस बारे में वैसे पूरा सदन इस बात से अवगत है कि जब कुछ लोग तो पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ कोर्ट में गए, और जब ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उस समय केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस सरकार को, केंद्र की सरकार को भी पार्टी बनाया था, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये कहा कि आपको कुछ कहना है तो आप बताओ। लेकिन उस समय केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अच्छा वकील नहीं किया और इस केस की ठीक ढंग से पैरवी नहीं की, तो जिसकी वजह से जो पदोन्नति में आरक्षण का जो मामला है, तो उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी शर्तें लगा दी जिसकी वजह से पदोन्नति में आरक्षण को खत्म तो नहीं किया, लेकिन इसमें कुछ ऐसी शर्तें लगा दी गई थी तो जिसकी वजह से ये आरक्षण इनका निष्प्रभावी हो गया। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया तो उस डिसीजन को जब मैंने पढ़ा तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ये जो खास तौर से जो दलित वर्ग के जो कर्मचारी हैं उनके साथ बहुत बड़ा ये अन्याय हो रहा है, और यदि इसमें केंद्र की सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तो इनको बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। तो उस समय हमारी पार्टी ने तो इस मामले को तो संसद में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इस मामले को उठाया और सरकार से उस समय ये रिक्वेस्ट की थी कि भारतीय संविधान में संशोधन के जरिए तो इसमें जो भी कुछ अड़चनें, जो भी कुछ शर्तें लगा दी गई हैं उनको दूर किया जाए। तो राज्यसभा में ये मामला आया, बड़ा हंगामा हुआ इसको लेकर। राज्यसभा में तो ये पदोन्नति में आरक्षण का जो मामला है, जो शर्तें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी, तो उनको दूर करने के लिए और दलितों का इसका, दलित लोगों को, कर्मचारियों को इसका पूरा लाभ मिल सके, तो राज्यसभा में तो ये मामला पास हो गया, संवैधानिक संशोधन विधेयक, लेकिन लोकसभा में ये लटक गया। और अब केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, तो और अब इस मामले में वर्तमान भाजपा सरकार भी शांत बैठे हुए हैं। इस मामले में कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि लोकसभा में इनका बहुमत है। और इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने जो केंद्र की जो वर्तमान सरकार है भाजपा के जो नेतृत्व में चल रही है, और इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की व्यवस्था किए बिना ही
अपनी सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों के बड़े बड़े सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर को ही देकर अब इनके आरक्षण को ही काफी हद तक कम कर दिया है। ये भी इनके आरक्षण के मामले में एक बहुत बड़ी साजिश वर्तमान केंद्र की सरकार की चल रही है। और अब इसकी आड़ में ये लोग बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्नाशिटों को बड़े पैमाने पर फायदा पहुंचा रहे हैं, जिनकी आर्थिक मदद से ये पार्टी केंद्र व राज्यों की सत्ता पर आसीन होती है। इसके साथ ही इनके एजेंडे को निर्धारित करने वाली इनकी एक संस्था के मुखिया ने अभी कुछ दिन पहले इन वर्गों के आरक्षण को लेकर यहां तक कह दिया कि आरक्षण की समीक्षा करने की जरूरत है और जो ये समीक्षा है तो वो गैर राजनीतिक संगठन के द्वारा की जानी चाहिए, यहां तक कह दिया। लेकिन इसका जबरदस्त विरोध होने की वजह से फिर इनको ये फैसला वापस लेना पड़ा। इस बिल का हमारी पार्टी समर्थन करती है, ये भी मैं आपको कहना चाहती हूँ। और इसके लिए सरकार के लोगों को इसके लिए आप लोगों को एक कप चाय तो छोड़ो, एक गिलास पानी भी पिलाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी।